स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 17। इसमें हम देखते हैं कि डेकालिन में क्या होता है। अगर दोनों हाइड्रोजन उसके जो फ्यूज रिंग के पास है उस हेड पे अगर क्या करते हैं वेज में होते हैं और दूसरे में हेड एक वेज में होता है, दूसरा क्या होता है डैश में होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस दोनों फॉर्म में देखें कि इनको जब हम साइक्लोहेक्सेन को क्या बनाते हैं चेयर फॉर्म में, तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है जिसमें दोनों वेज में रहते हैं उनमें जो है CH2 अपने फ्रंट के दो हाइड्रोजन से क्या करता है उसका क्या करता है थ्री ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन दिखाता है। वैसे ही पीछे का CH2 भी एक हाइड्रोजन से क्या करता है ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन दिखाता है। इंस्ट्रक्शन इसलिए दिखाता है क्योंकि उसका भी जो हाइड्रोजन है उसे 1 2 3 पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अगर हम देखें सेकेंड फॉर्म वाला 0 ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन या 1 3 डाइएक्सियल इंस्ट्रक्शन दिखाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इस पोजीशन में अगर चेंज किया जाए, इसमें अगर एक पोजीशन में मिथाइल जोड़ दिया जाए और एक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको रहने दिया जाए, तो क्या होगा कि अब क्या हो जाता है जो वेज डबल वेज वाले फॉर्म है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन का, वो तो पहले तो थ्री इंट्रैक्शन दिखा ही रहे थे, लेकिन एक मिथाइल जो होता है वो और एक्सियल में जो है अपने दो हाइड्रोजन से करने के कारण 5 ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन दिखाने लगता है। जबकि एक मिथाइल आने के कारण अब जो है पहला जो फॉर्म में था क्या ट्रांसफॉर्म जो था वो क्या आ जाता है अब 4 ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन दिखाने लगता है, क्योंकि इसके मिथाइल से क्रमशः 3 3 पोजीशन पे क्रमशः 4 हाइड्रोजन है, जिस कारण ये 4 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन दिखाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है अभी भी ज़्यादा स्टेबल रहता है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि इसमें दोनों मेथाइल्स से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों हाइड्रोजन को, तो अब क्या होता है कि एक पहले तो इसमें 5 पाए जा रहे थे, लेकिन एक नए मेथाइल आने के कारण ये मेथाइल के कारण क्या होगा ये भी दोनों हाइड्रोजन से तीसरी पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन रहते हैं इसके, तो इसमें ये टोटल 7 हो गए। और इसको हम जब न्यूमन फॉर्म में लेके जाकर देखते हैं इसके दोनों मेथाइल वाले सेंटर को, तो ये दोनों से क्या होता है एक दूसरे के गौचे फॉर्म में रहते हैं, जिससे इस पर मेथाइल मेथाइल में 1 3 इंट्रैक्शन होता है, जिसके कारण भी इसमें एक ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन पाया जाता है, जिसके कारण इसमें टोटल 8 ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं। अगर हम इसके जगह इसके ट्रांसफॉर्म को देखें तो उसमें क्या होगा इसके मेथाइल ऊपर में जो थे उसके कारण 4 ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन और जो नीचे है मिथाइल उसके कारण 4 ब्यूटेन गॉच इंस्ट्रक्शन। तो इस फॉर्म को हम क्या मानते हैं कि ये जो ट्रांस है और सीस है दोनों इक्वली स्टेबल होंगे। अगर हम डेकालिन लें उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डबल बॉन्ड और उससे एक कार्बन सेंटर के बाजू में जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा अगर सोडियम लिक्विड और NH3 को डालें तो ये क्या करेगा इसमें सोडियम मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके कारण क्या आएगा वो डबल बॉन्ड एक कार्बन सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा जिसमें माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज फिर शिफ्ट होगा अपने बाजू वाले कार्बन के साइड पाई बॉन्ड बना लेगा। ये इसके पाई स्टार में शिफ्ट होकर इसके साथ क्या बना लेगा ये पाई बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन के पास वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट होकर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो जिस सेंटर पे ये इलेक्ट्रॉन गया था सोडियम से वो सोडियम वो क्या रहेगा रेडिकल फॉर्म में रहेगा, तो और एक इलेक्ट्रॉन इसको इस सेम सोडियम से इसको मिलेगा जिससे इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि ये पोलर है साथ में प्रोटिक सॉल्यूशन भी है, मतलब इसमें NH3 में प्रोटॉन भी है, तो वो क्या करेगा वो जो प्रोटॉन को ये माइनस चार्ज अटैक करेगा और अपने पास जोड़ लेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म इसका ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ट्रांस में आके ला के जोड़ेगा और इसका अब क्या करेगा ऑक्सीजन जो है अपने माइनस चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा जहाँ वो पहले था। और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें अब हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब इसमें और भी अमोनिया में तो प्रोटिक सॉल्यूशन है, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेट करेगा और यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो ये ट्रांस स्टीरियो में आकर ये ट्रांस प्रोडक्ट देता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह इथाइल ब्रोमाइड हमको इसमें जोड़ना होता इसका एल्कलाइजेशन कराना पड़ता, तो ETBR जो है क्या है दो साइड से अटैक कर सकता है, एक ऊपर साइड से एक नीचे साइड से। एक बार एक्सेल बन सकता था वो एक बार इक्वेटोरियल फॉर्म में आ सकता था, लेकिन वो क्या करता है वो एक्सेल में आना ही प्रेफर करता है क्योंकि इसमें जो फॉर्म बनते हैं दो फॉर्म बनते हैं, एक ट्विस्टेड फॉर्म बनता है और एक इसका चेयर फॉर्म बनता है। तो इसमें जो ये पोजीशन रहता है ये प्रेफर करता है, ये एक्सियल में होने से इसमें क्या होगा कि इसमें इंट्रैक्शन होने से अनस्टेबल होगा, पर फिर भी ये एक्सियल क्यों आ रहा है। अगर ETBR जो एक्सियल आ रहा है उसका रीज़न ये है कि इसके जो इंटरमीडिएट फॉर्म में है
उसके प्रोसेस में यहाँ पर ट्विस्टेड भी आता है और ये चेयर फॉर्म भी आता है। तो इसमें जो ये जगह इसके लिए सूटेबल रहता है, इसलिए इसके इंटरमीडिएट में ये प्रेफरेंसेबल जगह रहता है, इसलिए ये ऐसा बनाता है, ना कि इसके बाद में ये स्टेबल अनस्टेबल प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। तो कुछ एक मेथड रहता है, उसको फॉलो करते हुए ये यही फॉर्म बनाता है। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम में भी हमने एग्जांपल में सिर्फ सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि इसमें ETBR दिया हुआ है लास्ट में। और हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जब भी डेकालिन में अगर डबल बॉन्ड आता है तो ये किस फॉर्म में रहता है, हाफ चेयर के फॉर्म में रहता है, जैसा कि दिखाया हुआ है। और डबल बॉन्ड अगर आ गया कहीं पर भी ये डेकालिन में, तो ये हाफ चेयर के फॉर्म में ही रहेगा। इतना सारा प्रोसेस तो पिछले की तरह ही होगा, उसमें सोडियम का अटैक होगा, अमोनिया भी इसमें हाइड्रोजनेशन के लिए अपना एच देगा, जो कार्बन आयन सेंटर होगा वो अटैक करेगा। ये सब होने के बाद क्या होगा, मेन इसका जो होता है RDS स्टेप, वो स्टेप क्या होता है यहाँ पर जो होता है, सॉरी RDS स्टेप नहीं कहेंगे, इसमें जो अगर इसका एल्काइलेशन करते हैं हम एथाइल BR से, तो वो क्या होगा, वो ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें मेथाइल ऊपर में आ गया है, तो ये अब क्या कर रहा है, ETBR का बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिपल्सन होगा अगर वो फ्रंट ऊपर साइड से अटैक करता है। तो इसलिए डाउनवर्ड ही अटैक करके इसमें बनाता है और इक्लिप्स में चले जाता है। अगर यहाँ पर मेथाइल नहीं रहता तो ये हमेशा फ्रंट साइड से अटैक करना, मतलब अपर साइड से अटैक करके एक्सियल फॉर्म में जाना पसंद करता है। उसके बाद इसके चेयर फॉर्म को हम फिर से वैसे 2D रिप्रेजेंटेशन में एक प्लेनर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आंसर को मैच कर सकते हैं। इस प्रकार से डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन भी हो जाता है इस प्रोसेस में। अगर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर वेज में केवल हाइड्रोजन है और ये डेकालिन का ही प्रोसेस है, H2PtO2 है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक मेटल है जिसके सरफेस पे हाइड्रोजन है। तो इस फॉर्म में क्या होता है कि ये हमेशा सिस बनाता है, सिस प्रोडक्ट ही बनाता है और सिस प्रोडक्ट ही मेजर होता है। जब भी मेटल के सरफेस में हाइड्रोजन हो तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, सिस फॉर्म में रहता है, उसका मेजर प्रोडक्ट रहता है ये। अब डेकालिन को देखें तो उसका एक साइक्लोहेक्सेन में जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लो चेयर फॉर्म में रहेगा, लेकिन दूसरा जो है हाफ चेयर फॉर्म में रहता है। उस हाफ चेयर फॉर्म में बनाने के बाद हम देखते हैं उसमें दो साइड प्रेजेंट है, एक नीचे के साइड से अटैक हो सकता है, एक अपर साइड से अटैक हो सकता है। तो नीचे साइड में अगर देखें तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो क्या करता है, उसमें से आने वाले जो हाइड्रोजनेशन के लिए हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, उसके सरफेस जो आ रहा है, वो जो कैविटी बना हुआ है उसमें क्या होता है, उसमें हिंड्रेंस मिलने के कारण वहाँ से वो अटैक नहीं करता है, ये अपर साइड से अटैक करना इसके लिए फेवरेबल हो जाता है। तो वो वहाँ से अटैक करके हाइड्रोजन को जोड़ता है और वो क्या बनाता है, पहले रिंग के लिए तो इक्वेटोरियल बनाता है, लेकिन वो जिस रिंग में प्रेजेंट हो रहा है जहाँ पर उसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है उस फॉर्म उस रिंग मतलब के चेयर फॉर्म के लिए वो एक्सियल बनाता है वहाँ। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन सिस फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जैसे पर हाइड्रो एंथ्रासिन की बात करें तो पर हाइड्रो एंथ्रासिन मतलब कि इसके सारे डबल बॉन्ड को हमने क्या चेंज किया है, हाइड्रोजनेशन किया हुआ है। तो इसमें अगर इसका जो फॉर्म आता है, तो अगर इस फॉर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, अगर चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि हम सबसे पहले इसके बीच वाले रिंग को बनाएंगे चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म बनाने के बाद इसमें जो ट्रांस वाले हैं, उन ट्रांस वाले हाइड्रोजनों को पहले हम बनाएंगे। उस साइड का को क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले दूसरा रिंग बनाने के लिए काम करेंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले हम तो हाइड्रोजनों को लगाते हैं वेज और डैश के अकॉर्डिंग दोनों एक्सेल आ जाता है, तो उसका जो दोनों इक्वेटोरियल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अगर ट्रांस है तो दोनों एक्सेल जाएंगे और इसका जो है इक्वेटोरियल में आएगा और ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, ये रिजिड रहता है, इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता जिसके कारण ये रिजिड रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम दूसरे को लेंगे और उसमें जो है वेज डेज के अकॉर्डिंग वेज है तो उसके अकॉर्डिंग एक बार एक्सेल इक्वेटोरियल आएगा और हम साइक्लोहेक्सेन को उसके अकॉर्डिंग फॉर्म कर लेंगे। अगर हाइड्रोजन एक्सेल गया है तो उसका साइक्लोहेक्सेन का जो चेन का रिंग जो अगला निकलेगा वो क्या कहा जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में जाएगा। ऐसे हम नीचे वाले साइक्लोहेक्सेन को भी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों सेंटर में चारों हाइड्रोजन वेज में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों क्या बनेगा, एक बार एक्सेल इक्वेटोरियल ऐसे बनेगा दोनों साइड। तो इस प्रकार से हम किसी में को भी पहले से स्टार्ट करके फॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन हम जब भी बना रहे हैं तो बीच वाले का क्या है 1 2 3 4 5 पोजीशन नेमिंग कर देते हैं, और दूसरे में इससे बनाने से में ईजी होता है सेकंड वाले साइक्लोहेक्सेन को, कि वो किस पोजीशन से अटैच हो रहा है उसको देखने में हमको ईजी होता है। अब जो यहाँ पर बना हुआ है सेकेंड वाला वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस नहीं बन रहा है कोई भी डेकालिन। तो डेकालिन अगर ट्रांस नहीं बन रहा है, मतलब दोनों में जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांस नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल रहता है, हम जानते हैं। और ऊपर में क्या है, ट्रांस बना था डेकालिन में, हमने स्टडी किया था, वो रिजिड रहता है। लेकिन अगर दोनों ट्रांसफॉर्म में रहें तो उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले एक साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, उसके बाजू का हम बना लेंगे सबसे पहले क्या, ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन और एक। अब उसके अकॉर्डिंग फिर से हम जब एक और का बनाने जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो डैश में है वो क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इक्वेटोरियल में आ जाता है तो हम जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर दोनों हाइड्रोजन आ जा रहा है और हमको साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो ये पॉसिबल भी नहीं है, हमने डेकालिन में इसका स्टडी कर चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए ये फॉर्म में ये लगातार 3 चेयर फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर के क्या होता है कि बीच का जो रहता है वो बोर्ड फॉर्म में रहता है। अब बोर्ड फॉर्म में हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, और उसके अकॉर्डिंग पर एक्सियल इक्वेटोरियल इसमें हम देंगे किसको, इसके ट्रांस हाइड्रोजनों को, तो वो एक्सियल एक्सियल फॉर्म में आएंगे। तो उसके बाद जो वहाँ से ये दोनों साइड साइक्लोहेक्सेन का रिंग निकलेगा। अब उसके अकॉर्डिंग 4 5 से हम एक्सियल इक्वेटोरियल डिसाइड करेंगे। और इस फॉर्म में क्या होता है, अगर दोनों फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो, दोनों साइक्लोहेक्सेन के सेंटर में जो जुड़े हुए हैं साइक्लोहेक्सेन 20 वाले रिंग से, तो यहाँ पर एक बॉड फॉर्म रहता है और आजू बाजू चेयर फॉर्म रहता है। ये मेन पॉइंट है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। अगर हम 4 मेंबर रिंग की बात करें तो 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो अपवर्ड डायरेक्शन में 4 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4, तो इसमें 8 पेयर ऑफ टॉर्सनल स्ट्रैंड लगेगा, जिससे 8 किलो कैलोरी पर मोल क्या लगेगा, इसमें अनस्टेबिलिटी रहेगी। ऐसा इसमें होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना होकर किसमें क्या होता है, 26 किलो कैलोरी पर मोल उसमें क्या होता है, अनस्टेबिलिटी होता है, जिसमें माइनस ऐड कर दिया जाए तो 18 किलो कैलोरी पर मोल एंगल, इसमें एंगल स्ट्रेन के कारण होता है। तो एंगल स्ट्रेन मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि उसको जितना एंगल चाहिए 109 डिग्री, उससे कम मिल रहा है 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री जो मिल रहा है उसके कारण उसमें जो स्ट्रेन आ रहा है वही क्या कहलाएगा, एंगल स्ट्रेन कहलाएगा। इसको 109 डिग्री चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सब जगह है। तो अगर हम समझते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके 2 कार्बन सेंटर को निकाल लेते हैं हम और उसको न्यूमन पोजीशन में बनाते हैं। तो ये इक्लिप्स फॉर्म में है, तो इक्लिप्स फॉर्म में रहने के कारण क्या होगा, इसमें जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आपस में टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा, और CH2 में भी यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है। तो यहाँ पर जो टॉर्सनल स्ट्रेन लग रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, ये थोड़ा सा हटाने के लिए वो क्या करता जाता है, दोनों थोड़े से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो इक्लिप्स है थोड़े से क्या जाएंगे, पकड़ फॉर्म में चले जाते हैं, मतलब थोड़े से स्टगर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। इसलिए ये जो 4 मेंबरिंग जो पूरा प्लेनर दिख रहा था वो प्लेनर ना होकर के क्या होता है, ये थोड़ा पकड़ फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा त्रिभुज से थोड़ा मुड़ा हुआ टाइप में रहेगा। मतलब कि आप समझिए कि एक साइड त्रिभुज निकला हुआ है, फिर नीचे के साइड थोड़ा दबा हुआ है। तो इसका जो 90 डिग्री ना होकर के अभी 88 डिग्री रहता है इसका बॉन्ड एंगल। तो इस बॉन्ड एंगल के कारण और भी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, एक दूसरे से जो टॉर्सनल स्ट्रेन है उसको कम करता है। कैसे करे कम करता है, ये थोड़ा सा स्टेगर्ड जाके, तो इस टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करने के लिए जो 6 टॉर्सनल स्ट्रेन एक ही न्यूमन पोजीशन वाले में लग जा रहे थे 2 कार्बन सेंटर में, तो वैसे सब चीज़ को कम करने के लिए वो जो स्टेगर्ड गया है, जो पकड़ फॉर्म बनाया है, वो उसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ जरूर रहा है 88 डिग्री, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन से जो स्टेबिलिटी आ रही है वो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो रहा है पकड़ फॉर्म में, और एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर हम देखें तो ये जो पकड़ फॉर्म है वो डायनेमिक होता है, मतलब उसका एक जो भुजा बना हुआ है त्रिभुज टाइप का, वो एक बार नीचे की ओर होता है तो दूसरी बार ऊपर की ओर होता है। तो इसमें 88 डिग्री हर एक के बीच रहता है बॉन्ड एंगल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बन रहा है तो वो एक दूसरे में डायनेमिक है, मतलब पहला बनता है, फिर दूसरा ये प्लेनर वाला फॉर्म बनता है, फिर तीसरी बारी वो जो है इन्वर्ट होता है, मतलब दूसरे साइड मुड़ेगा। तो इस प्रोसेस के बीच में जो प्लेनर बन रहा है उसके लिए क्या होता है, एक एनर्जी बैरियर डिसाइड होता है जो 15 किलो जूल पर मोल रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं 15 किलो कैलोरी पर मोल रहता है, सॉरी 15 किलो जूल पर मोल रहता है इसका एनर्जी बैरियर। तो उसको कवर कर जब भी कन्वर्ट कर मतलब कि ऑक्यूपाई कर लेता है तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इन्वर्ट होते रहता है, ये डायनेमिक रहता है मॉलिक्यूल, इसका पकड़ फॉर्म होता है डायनेमिक।
अब जैसे हम 4 मेंबर रिंग देख रहे हैं, उसमें एक तरफ R ग्रुप वेज में लगा है, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसके दो सेंटर, दो टाइप से इसमें अटैक हो सकते हैं, किसके, हाइड्राइड का। अब देखो कि जैसे इसको हम पकड़ फॉर्म में ले गए, पकड़ फॉर्म में लेने के बाद क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड O है, इसमें जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन का अटैक होगा, हाइड्राइड का अटैक होगा। तो इसमें क्या होगा, नीचे साइड अगर देखें तो एक कैविटी बन रही है, RH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और H ग्रुप के कारण इसके नीचे साइड से अगर कोई भी अटैक कर रहा है बड़ा ग्रुप, तो वो उसको हिंड्रेस करेगा, थोड़ा सा रिपल्सन करेगा। तो इस कारण वो क्या करता है, इसमें स्मॉल साइज वाले अगर कोई हैं, जैसे NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उसका हाइड्राइड इसमें अटैक कर पाता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम एस ब्यूटेन 3 हाइड्राइड का जो है वो अटैक नहीं कर पाता है, वो बिग रहता है, हिंडर रहता है। इसलिए ये बड़े वाले को जो है अपर साइड से, अपर डायरेक्शन से इसको फेवरेबल होता है, क्योंकि उस साइड किसी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो प्रकार के बनते हैं। अगर इस स्मॉल साइज वाला अगर अटैक कर रहा है तो वो अलग बनाएगा, और अगर लार्ज साइज वाला अगर कुछ अटैक कर रहा है तो वो अलग बनाएगा। लार्ज साइज वाला अपवर्ड डायरेक्शन से, स्मॉल साइज वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन से अटैक कर पाएगा। इस पकड़ फॉर्म में क्या होता है, इसलिए जो बनता है हाइड्रोजन एक बार सिस फॉर्म में बनता है, एक बार ट्रांस फॉर्म में बनता है। क्यों, यह अटैक में डिफरेंस के कारण। और अटैक होने के बाद OH भी बनता है, क्योंकि उसी सेंटर पर अटैक हो रहा है, जिससे ये इसमें माइनस ऑक्सीजन की तरफ टूवर्ड शिफ्ट होगा, और H आके बाद में ये माइनस को कवर करके OH बना लेगा। अब हम जो नेक्स्ट 4 मेंबर रिंग देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि एक पोजीशन पे हेटेरोएटम खुद आ गया है और रिंग में, और एक साइड पे डबल बॉन्ड O है, और लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड इसमें अटैक कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, N- सेंटर अटैक करता है। अब देखा जाए कि डबल बॉन्ड मतलब कि अगर रिंग में हेटेरोएटम आने का फ़ायदा क्या हो रहा है, रिंग में अगर हेटेरोएटम आ जाता है तो वो पकड़ फॉर्म में नहीं रहता है, वो फुल्ली प्लेनर हो जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि जो इसका नाइट्रोजन माइनस सेंटर अटैक कर रहा है, वो अटैक करता है कहाँ पर, दोनों हाइड्रोजन में से किसी में भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर है। तो अगर ये अटैक किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इसमें माइनस आ गया, अब कार्बन आयन बन गया। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपने और शिफ्ट करता है डबल बॉन्ड को, और जिससे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कार्बन आयन अपना डोनेट करके बनाता है। ये डबल बॉन्ड जो बनता है, अब यहाँ दो प्रकार का प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहला यहाँ रिंग ओपनिंग भी हो सकता है, जो कि हमको जनरली फ्लो से अगर करें तो हो सकता है, ऐसा लगता है हमें। तो ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड का दूसरी ओर दूसरे कार्बन पर शिफ्ट होगा। उससे क्या होगा, जो नीचे जुड़ा हुआ है रिंग में ऑक्सीजन, वो अपने एक बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर उसको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा, और अपने ऊपर माइनस चार्ज ले आएगा, जिस पे मेथाइल आयोडाइड सेकेंड टर्म में रिएक्ट करेगा मेथाइल, और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और OM ही बना लेगा। ऐसा हो सकता है हमें लगता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये डबल बॉन्ड से हमने इसको घुमाना चालू किया और इसको ओपन किया, रिंग ओपनिंग, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहता है, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड रहता है वेज डैश के फॉर्म में रहता है, मतलब उसका एक लोब हमारे साइड रहता है और एक लोब पीछे साइड रहता है। तो ये प्लेन में नहीं रहता। तो अगर ये प्लेन में नहीं है इसका पाई बॉन्ड, तो वो उसके बाजू वाले जो सिग्मा है, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बना है, उसके बाजू में जो सिग्मा स्टार है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको वो सिग्मा स्टार में डोनेट नहीं कर पाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं है, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा अपने डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से डायरेक्ट मेथाइल को अटैक करेगा, और मेथाइल को अपने ही इसी पोजीशन पे जोड़ लेगा, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये पॉसिबल हो पाता है, न कि यहाँ पर रिंग ओपनिंग होता है। यहाँ पर किस प्रकार का रिंग ओपनिंग नहीं हो पाता है। अगर 5 मेंबर रिंग की बात करें, उसमें डबल बॉन्ड O हो और एक पोजीशन पर वेज में R जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, जैसा कि हम पकड़ फॉर्म में देख रहे थे। इसमें क्या होता है कि उसका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, 5 मेंबर में क्या है, ओपन एनवलप फॉर्म में रहता है। हम इस फॉर्म में इमेजिन करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे एक साइड क्या होता है, थोड़ा हिंड्रेंस रहता है, और एक साइड पूरा फ्री रहता है। तो स्मॉल साइज का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो अपर साइड से अटैक करता है, और जो बल्कि ग्रुप वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, तो डाउनवर्ड साइड से अटैक करता है, क्योंकि अपर साइड का होता है हिंडर्ड रहता है। क्योंकि इसको हम जब बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि अपर साइड में हिंड्रेंस है, और ये डाउनवर्ड साइड में क्या है, हिंड्रेंस नहीं है।
ये फुल्ली खाली जगह है, तो इधर से हम मोस्ट बल्कि ग्रुप को भी इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा सकते हैं। तो इस प्रकार सेम ये पफर्ड फॉर्म के तरह ही इस पर रिएक्शन होगा, और एक बार एच सिस फॉर्म बनाएगा तो एक बार ट्रांसफॉर्म बनाएगा, और ओ एस तो बनेगा ही। अब अगर 6 मेंबर रिंग की बात करें, 6 मेंबर रिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि उसके जो अपवर्ड डायरेक्शन से अटैक हो रहा है वो क्या होता है, वहाँ पर रिपल्सन कुछ नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर बल्कि ग्रुप न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर पाता है। लेकिन अगर डाउनवर्ड साइड से अटैक कर रहे हैं तो हम उसमें क्या होता है कि उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं एक्सियल में हाइड्रोजन, वो उसको क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, इसलिए स्मॉल न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं इस साइड से। इस प्रकार यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक बार अपवर्ड साइड से बनेगा, एक बार डाउनवर्ड साइड से बनेगा। तो एक बार ओ एच क्या है, एक्सियल में जाएगा, एक बार इक्वेटोरियल में जाएगा, एक बार एच एक्सियल में जाएगा, और एक बार एच इक्वेटोरियल में जाएगा।